रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। किशोर दा की खनकती सी आवाज़ में ये गाना 1974 यानी 1974 में आई फिल्म इम्तिहान का है। गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और इसमें म्यूज़िक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। किशोर दा यानी अनबीटेबल, आप सोच ही नहीं सकते उस आवाज़ के बारे में। उनके गाने आपकी नसों में ऊर्जा भरते हैं, ऊष्मा भरते हैं, लोहा भरते हैं और भयंकर किस्म का मोटिवेट करते हैं। न जाने क्या है वो ओवरऑल जो पैकेजिंग है वो ज़बरदस्त है। लेकिन आज मैं इस गाने के ज़रिए कुछ कहना चाहता हूँ। यूँ तो किशोर का अनशंट फ़ैन हूँ, लाखों लोग उनके फ़ैन हैं, मैं भी गुनगुना ही लेता हूँ। पिछले बार भी आपको एक गाना सुनाया था, तो आज भी इस गाने से कुछ कहना चाह रहा हूँ। गाना आया है 1974 में, फिल्म के साथ ही आया ज़ाहिर है, लेकिन इससे 81 साल पहले एक घटना हुई है, बहुत ज़बरदस्त घटना हुई है जिसका विश्व की राजनीति पर, जिसका पूरी दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और उस घटना ने बहुत कुछ हिलाया, बहुत कुछ समझाया। हालांकि ये गाना और वो घटना, ऑब्वियस ही बात है, घटना से गाना जुड़ा हो सकता है, लेकिन गाना यदि बाद में है तो पहले घटना नहीं जुड़ी हो सकती। लेकिन कभी कभी होता है, ग्रेट्स और जो बड़ी घटनाएं होती हैं वो कुछ साम्यता लिए हुए होती हैं, तो दोनों में कहीं ऐसा साम्य नहीं है, लेकिन फिर भी भावनात्मक रूप से गाना और वो एक महान घटना आपस में जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हमेशा की तरह हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा ठहरता है, और आज भी आपके सामने एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। और आज की कहानी थोड़ी सी ख़ास है, और ख़ास इस मायने में है कि वो आदमी बहुत ख़ास है। बात साउथ अफ्रीका से शुरू हो रही है, थोड़ी सी अलग देश से शुरू हो रही है, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय साउथ अफ्रीका में ही थे। एक सामान्य सी कदकाठी का आदमी, भारत का एक दुबला पतला सा आदमी, एक बेहद सामान्य सा आदमी उस ताकत से, उस शक्ति से टकरा जाता है कि जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। वो उस समय जहाँ पर भी थे सिर्फ वही थे, और उस आदमी ने वो दुस्साहस किया कि वो उनसे, उस शक्ति से टकरा गया, पूरी संजीदगी से, अपनी पूरी ताकत से। उस समय तो जो घटना हुई और उस शक्ति को समझ में नहीं आया, यानी कि ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का जो गुबार निकला उस घटना से, वो केवल साउथ अफ्रीका और भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया पे छा गया। आपको वो घटना ही बताऊंगा, आपको उनका सविनय अवज्ञा ही बताऊंगा, आपको उनकी अहिंसा भी बताऊंगा। सारी चीज़ों पर अपन बात करते चलेंगे, और अब तो समझ ही गए होंगे कि कहानी किसकी है। मैं उन्हीं के सामने ही खड़ा हूँ और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, महात्मा गांधी की कहानी सुना रहा हूँ, और आज की कहानी का नाम है जहाँ से पनपा सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का बीज और वो बन गए महात्मा। तो कहानी कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। आज की कहानी 7 जून 1893 से जुड़ी हुई है, और 7 जून मंगलवार को है ही, इससे अच्छा ही क्या होगा कि ये कहानी आपको मैं सुनाऊं। और ये वो ऐतिहासिक तारीख है जिसमें गांधी जी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया, और वो इस्तेमाल किया साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। उस समय वो दक्षिण अफ्रीका में ही थे और एक केस के सिलसिले में गए हुए थे। सेठ अब्दुल्ला एक बड़ा नाम हुआ करते थे, कारोबारी थे, उनका एक केस था, और उसकी पैरवी के लिए खुद भी गांधी बैरिस्टर थे और लंदन से पास आउट थे। 13 साल की उम्र में वो लंदन गए थे, और इसी केस के सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका गए थे। और जब ये घटना घटी थी तो गांधी जी ट्रेन में ही थे, और वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। वैसे साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया,
केप टाउन और ब्लूमफोंटेन। प्रिटोरिया में उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं, ब्लूमफोंटेन में उनकी जुडिशियल्स हैं और केप टाउन में उनका लेजिस्लेटिव है। तो 3 राजधानियां हैं अलग अलग। तो बड़ी गांधी जी उस समय नटाल में रहा करते थे, साउथ अफ्रीका में। और जब उन्होंने देखा कि गांधी थे, जब रहने गए तो सिर्फ जो महान आदमी होता है वो सिर्फ अपने काम से काम नहीं रखता, वो चारों तरफ की दुनिया देखता है, उससे प्रभावित होता है और उससे प्रभावित होते हुए वो फैसले करता है, निर्णय लेता है। ऐसा ही महात्मा गांधी ने भी किया साउथ अफ्रीका में, जब वो नटाल में रहा करते थे। उन्होंने देखा कि जो एशियन मूल के लोग हैं या गोरे नहीं हैं, मैं ये कहूँ, उस समय उनको तो एक जो शब्द बोला जाता था वो गालीनुमा था, मामला गाली जैसा ही था, ब्लैक बोला जाता था हम लोगों को। गौरवर्ण है, गोरी चमड़ी है, दुनिया भर में साम्राज्य है उनका, सूर्यास्त नहीं हो रहा है तो वो तो कहेंगे ही। और भेदभाव चरम पर है, डिस्क्रिमिनेशन का कोई सानी ही नहीं है। तो जब गांधी नाम के शख्स ने ये सब देखा तो उन्होंने तय कर लिया कि कुछ करना है और ये सब चीज़ें ख़त्म करनी ही होंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यानी कि वो बीज गांधी के अंदर पनप चुका था जो वो करना चाहते थे, वो उस और इसके बाद वो घटना हो जाती है कि जहां वो पूरा जो उनके अंदर बीज पनपा था वो पूरा पेड़ के रूप में बाहर आ जाता है। हम लोग बात कर चुके हैं कि गांधी जी डॉक्टर अब्दुल्ला का एक केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं 1893 में। अब वो ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे हैं, केस की पैरवी उनको वहीं करनी है। गांधी जी ट्रेन में हैं, उनकी कंपनी ने बाकायदा फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराया हुआ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। गांधी बैरिस्टर हैं, डिजर्व करते थे, बाकायदा बैठे हुए थे। ट्रेन चल रही है, सारी चीज़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रात के 9 बजे वो ट्रेन नटाल की कैपिटल पीटरमैरिट्जबर्ग पहुंचती है, पीटरमैरिट्जबर्ग पे स्टेशन पहुंचती है। बस यही सब कुछ है। तो जो एक काम करने वाला था ट्रेन में, वो उनका बेड लेकर आता है, बिस्तर लेकर आता है। गांधी जी हैं और वो उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास अपना बिस्तर है और मेरा काम उससे बखूबी चल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। गांधी जी ट्रेन में काम करने वाले से बोल रहे हैं, आजकल आदमी कुछ भी नहीं छोड़ता, जो मिल रहा है वो मिल जाने दो, भले ही मेरे पास जो भी हो। गांधी ठीक है, उसने मुस्कुराकर उसने भी हामी भरी, वो चला गया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। गांधी फर्स्ट क्लास में है, एक दूसरे यात्री ने ये सब सुना, देखा, उसने ये देखा कि यार ये मेरे जैसा आदमी नहीं है और ये फर्स्ट क्लास में क्या कर रहा है। वो चुपचाप उठता है और एक रेलवे के अफसर को लेकर आ जाता है। जब वो अफसर आ जाता है तो कुछ देर तो सन्नाटा रहा है और उसके बाद वो अफसर कहता है गांधी जी से कि आप इस डब्बे में कैसे चढ़े और आप तो इस कंपार्टमेंट में नहीं हो सकते, आपको इसमें नहीं बैठना होगा। गांधी जी ने बड़ी बेबाकी से कहा, बिल्कुल बेखौफ अंदाज में, कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है और कहीं कोई समस्या ही नहीं है। उसने कहा नहीं, ये फर्स्ट क्लास रिजर्व फॉर ओनली वाइट्स, ये जो पूरा कंपार्टमेंट है ये गोरों के लिए रिजर्व है और आपको इसमें बैठने की इजाज़त नहीं है, आपको कंपार्टमेंट छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया। ज़रा इसको विजुअलाइज कीजिए आंखें बंद करके। 1893 भारत का एक साधारण सा वकील, एक साधारण सी जिसकी कदकाठी है, दुबला पतला है, दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों की सत्ता है, वो अंग्रेज़ जो उस समय सबसे ताकतवर हुआ करते थे, जिनसे टकराने का दुस्साहस शायद कोई नहीं कर पा रहा था, उनसे वो सीधे हेड ऑन लेते हैं, सीधे टकरा जाते हैं बिना कुछ सोचे कि इसके आगे क्या होगा। सर ने कहा कि जाना होगा। गांधी जी ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आप चाहें, इफ यू वांट, आप चाहें तो मुझे धक्का देकर निकाल दीजिए, लेकिन मैं यहां से
जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। उन्हें धमकी भी दी गई कि आपको धक्का मारकर निकाल दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा इट्स ओके, और हुआ भी वही। कुछ देर में पुलिस वाले आते हैं और गांधी जी को पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का मारकर नीचे गिरा दिया जाता है क्योंकि वे ब्लैक थे और उस कंपार्टमेंट में काले लोगों को चढ़ने की इजाज़त नहीं थी। गांधी जी वहाँ ठिठुरते रहे, स्टेशन पर ही रहे। वो अपनी उनकी किताब है, उनकी आत्मकथा है, मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस घटना के बाद मैं थोड़ा सा डर गया था। मेरे पास ओवरकोट था, मेरी पेटी में मेरा ओवरकोट था, लेकिन मुझे उसे निकालने में भी झिझक महसूस हो रही थी। मुझे उसे निकालने में भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फिर से बेइज्जती कर दी जाए। सोचिए, कर तो गुजरे थे, मतलब जो महान होता है, जैसे ऊपर ही जाना होता है, वो सबसे पहले तो एक्ट करता है गलत के खिलाफ, बाकी जो देखा जाएगा। हाड़ मास का इंसान वो भी है, उसके अंदर भी वो 9 रस होते हैं। डर भी होता है, प्रेम भी होता है, वात्सल्य भी होता है, घृणा भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हिम्मत, वीरता सबसे ज़्यादा होती है और वो सबसे पहले वो एक्ट करता है। गांधी ने भी यही किया। फिर भले ही उन्हें ठंड लग रही हो, कुछ भी लग रही हो, उन्हें डर लग रहा हो, लेकिन वो कर गुजरे थे। 1893 में हम लोग बात ही कर चुके हैं कि गांधी साउथ अफ्रीका पहुंचे थे। वो बम्बई से साउथ अफ्रीका पहुंचे थे और जो भारतीय कंपनी ही थी एक, और उसी कंपनी के केस के सिलसिले में वो पहुंचे थे। और ये कंपनी साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल में थी। और ट्रांसवाल वो इलाका था जहाँ पर 17वीं शताब्दी में डचेस आकर बस गए थे। डचेस यानी हॉलैंड के लोग आकर बस गए थे। अब और उनके बसने की कुछ वजहें भी थी, जैसे कि बात कर ही चुके हैं कि ब्रिटेन का कब्ज़ा था। ब्रिटेन ने पूरी ताकत लगा दी थी साउथ अफ्रीका को अपने कब्ज़े में करने की, कब्ज़े में कर भी लिया। तो ब्रिटिश लोगों ने ट्रांसवाल के दक्षिण में एक जगह थी, केप कॉलोनी थी, और केप कॉलोनी में हॉलैंड के लोग रहा करते थे, यानी डचेस रहा करते थे। तो केप कॉलोनी को ब्रिटेन ने कब्ज़े में कर लिया, तो अब डचेस के पास बचा क्या? कुछ भी नहीं, कहीं तो रहना है। तो वो ट्रांसवाल में आकर रहने लगे मजबूरीवश। गांधी जी के यहाँ पहुँचने से पहले ट्रांसवाल में भारतीयों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन इस तादाद बढ़ने के पीछे एक वजह भी थी। भारतीयों को तो जाना ही था, उस समय सब कामगार ही हुआ करते थे। और 1860 में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ, यहाँ पर भी ब्रिटिश ही थे, तो एक समझौता किया था कि भारतीय एक शर्त पर ही वहाँ आकर रह सकते हैं कि वो जो भारतीय आएंगे यहाँ पर रहने के लिए, उन्हें गन्ने के खेतों में बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी। सोचिए आप, किन किन चीज़ों से गुजरे हैं, क्या क्या चीज़ें ला दी गई हैं, क्या क्या हुआ है। और ये सब जब उस आदमी ने देखा होगा, उस संवेदनशील आदमी ने, उस दुबले पतले लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति वाले आदमी ने, तो क्या ही उसके मन पर गुजरी होगी, उसने क्या ही फैसले लिए होंगे। गांधी जी के जीवन में जो असल बदलाव था वो पीटरमैरिट्सबर्ग की घटना के बाद आया। बहुत बड़ी बात थी, उनको धक्का देके निकाल दिया गया था। और उस वक्त उन्होंने तय किया पूरी शिद्दत से, पूरी मजबूती से कि वो रंग भेद के खिलाफ लड़ेंगे पूरी ताकत से। और अपनी आत्मकथा में वो लिखते भी हैं कि जो मेरे साथ हुआ, जो भी चीज़ें घटित हुई, उसके बाद मैं यदि अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भारत लौटता तो शायद इससे बड़ी कायरता कुछ नहीं होती। मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे साथ जिस तरह की भी चीज़ें हुई, मैंने जो मुश्किलें झेली, वो कुछ भी नहीं थी, वो बहुत मामूली थी। और यूँ कहूँ कि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लिखते हैं वो। दरअसल ये सब रंग भेद का जो पेड़ जो पनपने वाला था या पनप चुका था, ये उसके मामूली लक्षण थे। और फिर गांधी जी कहते हैं कि मैंने तय किया कि मैं
रंग भेद के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ूंगा, शिद्दत से खड़ा रहूंगा। कम से कम ये कोशिश तो मुझे करनी ही चाहिए। ये नहीं मैं करूंगा तो शायद कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर बस उन्होंने जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और वो रहते चले गए। साउथ अफ्रीका के ये स्थानीय गाइड हैं शाइनी ब्राइट, वो लिखते हैं कि ये मौका, यानी कि पीटर मैरिट्सबर्ग के बाद जो गांधी जी के पास मौका लगा था, वो उनके लिए ज्ञान हासिल करने जैसा था। बिल्कुल सही बात कहते हैं। और इसके पहले वो बेहद शांत और एक कमज़ोर इंसान हुआ करते थे। होता ही है, किसी को भी उसके जीवन की घटनाएं ही बड़ा बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, उसके अंदर हौसला भरती हैं, लोहा भरती हैं। और ऐसा ही गांधी जी के साथ भी हुआ। सबके साथ नहीं होता, यकीन मानिए। घटनाएं तो सबके ही साथ होती हैं, लेकिन हम उनसे टर्न हो जाते हैं। एक सामान्य आदमी टर्न, छोड़ो यार क्या करना, छोड़ो यार ऐसा ही होता होगा, अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है सब कुछ करने की। लेकिन जो ग्रेट्स होते हैं, जो महान होते हैं, जो जिनका नाम आसमान में सुनहरे हरफों में लिखा होता है, वो चुनौतियों से टकराते हैं और अपना नाम इतिहास में लिखवा लेते हैं। अब जब गांधी साउथ अफ्रीका में रहना तय कर चुके थे, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की जो दयनीय स्थिति थी उसके लिए काम करना शुरू किया। उनके बारे में सोचा और वो कूद पड़े। सबसे पहले उन्होंने एक कानून के खिलाफ मुहिम छेड़ी, जिसके तहत भारतीयों को वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं था। और गांधी ने वही किया जो उन्हें करना था, प्रोटेस्ट। इसके बाद 1894 में वो नटाल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं और इसके तहत उन्होंने कोशिश की, इसके ज़रिए जो वहाँ पर भारतीय नागरिक रह रहे हैं दयनीय स्थिति में, उनका ध्यान पूरी दुनिया तक जाए, पूरी दुनिया समझे कि यहाँ भारतीयों पर क्या जुल्म सितम होते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। 1907 में ट्रांसवाल सरकार ने एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया। जब ये एक्ट पास होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये भारतीयों के खिलाफ है, और गांधी जी फिर से एक असहयोग आंदोलन लेकर इसके खिलाफ कूद पड़े। और इस कानून में ये था, इस लॉ में ये था कि भारतीयों को, भारतीय लोगों को साउथ अफ्रीका में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी कर दिया गया था। अब जो आदमी कमाने खाने गया है, जिसके पास खाने के लाले हैं, वो क्या रजिस्ट्रेशन करवाए और कहाँ भागेगा। कुल मिलाकर हम लोगों को बांधने की कोशिश है। गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया, कई बार जेल भी गए, सब कुछ सहा, लेकिन अंत में रिजल्ट जीत। कामयाब रहे वो इस कानून को बदलवाने में। 1913 में फिर से एक कदम का विरोध करते हैं वो, और इसमें जो भारतीय लोग हैं उनकी बंधुआ मजदूरी पर टैक्स लगाया गया था। वही गन्ने वाली बात थी, गन्ने में कि बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी। और ये भी एक तो हम मजदूरी कर रहे हैं और उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, मतलब ये तो चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो ना जाने क्या, मतलब बिल्कुल ट्रैक्टर के नीचे कुचलने जैसा मामला है। फिर गांधी जी व्यथित होते हैं, फिर इसके खिलाफ वो आंदोलन करते हैं, फिर से दमन होता है, फिर वो नहीं झुकते हैं और अंत में जीत गांधी जी की ही होती है। जिसमें फ्रेम के सामने खड़ा हूँ, जो मेरे कैमरामैन रहमान साहब दिखा रहे हैं, तो उसमें गांधी जी का साबरमती आश्रम बना हुआ है इस खांचे में, और लिखा हुआ है गांधी जी का निवास हृदय कुंज सत्याग्रह आश्रम साबरमती। आज ऐसा फील हो रहा है कि यूँ तो गांधी गांधी ही हैं, लेकिन उनकी जगह आकर जैसे देवालय का अनुभव आप करते हैं, ऐसा ही अनुभव मैं भी कर रहा हूँ। तो दो डेट्स आपको बताई थी, 1907 और 1913। 1914 में भी साउथ अफ्रीका ने इंडियन रिलीफ एक एक्ट पास किया था, और इसके तहत भारतीयों पर लगने वाला जो एक कोई अलग से टैक्स लिया जाता था, तो वो ख़त्म कर दिया गया था। ये भी सब गांधी जी के प्रयासों से ही हुआ था। और अब भारतीयों की शादी को भी वहाँ मान्यता मिलने लगी थी, और ये सब हो रहा है उसी भारतीय वकील, उसी दुबले पतले लेकिन बहुत आत्मा से बहुत मजबूत शख्स वाले भारतीय वकील के कारण। और उस वकील का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जो महात्मा बन जाता है। गांधी साउथ अफ्रीका में 21 साल रहे, 1 साल के लिए गए थे और 21 साल रहे, और 1914 में वो भारत लौट आते हैं। और उन 21 सालों में गांधी ने ये बताया कि एक बेहद ताकतवर सत्ता के सामने बेहद अपनी विनम्रता से
पूरी शिद्दत से, अहिंसा से और बिना कड़वाहट के कोई आंदोलन चलाकर सफलता पाई जा सकती है और एक सत्ता को झुकाया भी जा सकता है। यही थे गांधी। 1914 में गांधी जी भारत आ जाते हैं। यहाँ उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, वहीं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, गोखले से गांधी। सबसे पहले गांधी देश घूमते हैं, लोगों को जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं, उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं कि लोग कहाँ तक जा पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे। और जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से इत्मीनान कर लेते हैं कि ये देश तैयार है अहिंसक चीज़ों के लिए, उनके आंदोलनों के लिए, बहुत कुछ सहने के लिए, तब वो प्रॉपर शुरुआत करते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन से शुरुआत करते हैं। हालांकि 22 में वो ख़त्म हो जाता है, गांधी जी उसे विड्रॉ कर लेते हैं। सभी जानते हैं चौरी चौरा घटना हुई थी। 1930 में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर आते हैं। सविनय अवज्ञा, वही सविनय अवज्ञा जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था। सविनय बहुत ही विनम्रता से किसी चीज़ को इनकार करना, वो था सविनय अवज्ञा। और इसी के तहत भारत में उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, दांडी जाकर महज 78 लोगों के साथ पैदल गए थे। गजब। 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन लेकर आते हैं, अंतिम आंदोलन। मतलब उन्होंने तो ये कह दिया था कि कुछ विरोध के स्वर हुए थे कि अब क्या होगा, क्योंकि गांधी कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुए बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके जो इम्पैक्ट थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। 42 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उन्होंने फिर कहा कि मैं तो यहाँ की रेत से आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कमाल। अहिंसा, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। तभी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। इंग्लैंड जीता तो है, लेकिन वो जीता जैसा मामला हुआ नहीं है। इंग्लैंड को बहुत कुछ खोना भी पड़ा था। चर्चिल जा चुके थे, चुनाव हुए थे, चर्चिल चले गए थे। चर्चिल कभी देना नहीं चाहते थे। चर्चिल ने तो ये तक भी कहा था कि हमने अपने उपनिवेशों को इसलिए नहीं बनाया कि ताकि उन्हें आज़ाद कर सकें। वो थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल, गांधी के घोर विरोधी, अधरंगा फ़कीर कहने वाले। लेकिन वक्त बदलता है, समय बदलता है, समय के साथ सरकारें भी बदलती हैं और वही हुआ। ब्रिटेन में फिर चुनाव होते हैं और नई सरकार बनती है क्लेमेंट एटली की। और एटली ही समझदार थे क्योंकि ब्रिटेन बहुत कुछ खो चुका था। अंततः एटली ने फैसला किया कि अंग्रेज़ भारत से चले जाएंगे और अंग्रेज़ 47 में भारत से चले जाते हैं। आज़ादी के कई महानायक हैं, कई किरदार, कई लेजेंड हैं, सबके सब बहुत कुछ था रखते हैं। लेकिन गांधी इन सब की अगुवाई करते हैं। गांधी कुछ ऐसा करते हैं, गांधी के पास ऐसा बहुत कुछ है जिसे आंका नहीं जा सकता, जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। कई जगह स्लोगन मुझे दिखता है, अभी भी मैंने देखा कि उनका जीवन ही दर्शन है। आप गांधी को देख लें, वही अपने आप में संपूर्ण है। फिर कुछ उनके बारे में कहने की, बताने की, सुनने की ज़रूरत नहीं रह जाती। और वो इसीलिए ग्रेटेस्ट एवर हो जाते हैं, वो ग्रेटेस्ट एवर बने रहते हैं। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, इस धरती पर इंसान ही होते हैं, 2 पैर 2 हाथ वाले, एलियंस नहीं होते। और इंसान में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। जो खामी रहित है, जो बुराई रहित है, वो सिर्फ ईश्वर ही है, सिर्फ और सिर्फ। बाकी तो हम लोग अच्छाई बुराई के पुतले ही हैं। और जो अपनी खामियों को लगातार दूर कर, उनको नेग्लिजिबल कर आगे बढ़ता जाता है, महामानव हो जाता है। गांधी ऐसे ही नहीं। एक लंगोटी में, सिर्फ एक लंगोटी में पूरी दुनिया ऐसे ही कोई नहीं नाप लेता। सब आप यकीन कीजिए कि वो कैसे हो सकता है। ठंड, गर्मी, बरसात, सिर्फ एक लंगोटी, असंभव। लेकिन वो आदमी इस असंभव को भी संभव कर देता है। मोहनदास करमचंद गांधी एक बैरिस्टर से, इस नाम से महात्मा यूं ही नहीं बना जाता, यूं ही नहीं बन जाया जाता। इसके लिए बहुत त्याग, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। उस आदमी ने
परिवार तक खो दिया, बेटा तक विरोधी हो गया। और वो आज क्या हो चुका है एक बताने की ज़रूरत नहीं। मुंशी प्रेमचंद जो गोदान है, कमाल ही है, मेरे लिए तो वो गीता है। उसमें मुंशी जी लिखते हैं कि जिस पुरुष में महिलाओं के गुण आ जाते हैं वो महान हो जाता है, और जिस महिला में पुरुष के गुण आ जाते हैं वो उल्टा हो जाती है। ये प्रेमचंद का साफ कोटेशन है। यही महिलाओं की ममता, सेवा, करुणा ये किसी पुरुष में आ जाए तो वो क्या ही होगा। जो आदमी कुष्ठ में किसी के घाव साफ कर रहा है, जो आदमी मैला साफ कर रहा है, जो आदमी चरखा चला रहा है, उसे आप क्या ही कहेंगे। यही तो है गांधी, यही तो है वो जो लगातार महानता का एक शिखर पार नहीं किया, उन्होंने कई शिखर पार करते चले गए। ऐसे मैं तो इस बात को लेकर भी आश्चर्यचकित हूँ, मुझ जैसे कई लोग, कि गांधी में भी आप आलोचना का पुट देख लेते हैं। ऐसा संभव कैसे हो पाता है? लेकिन सिर्फ एक ही वजह है, और वो है अज्ञान। सिर्फ और सिर्फ आपकी नासमझी, आपका उनको ना पढ़ा होना, उनको ना समझ पाना, सिर्फ। और दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में शुमार अल्बर्ट आइंस्टीन का सिर्फ एक ही वाक्य ऐसे लोगों के लिए है। मैं हमेशा कहता हूँ एक महान सी लाइन, अल्बर्ट आइंस्टीन E=mc²। मतलब उससे बड़ा ब्रेन तो क्या ही कोई दुनिया में आया। अल्हड़ भी थे, ब्रेन भी था, और सिर्फ एक लाइन गांधी के लिए, और वो कह के निकल जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी, इस बात पर यकीन नहीं करेंगी कि इस धरती पर हाड़ मांस का बना एक ऐसा आदमी भी आया था। सब कुछ खत्म। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।